नमस्कार मित्रों, आज मैं आपकी मुलाकात हैदराबाद की एक प्रतिभाशाली कवयित्री डॉक्टर सुपर्णा मुखर्जी से करा रहा हूं। नमस्कार। बात कविता पर चल रही है और थोड़ा बहुत कविता मैं लिखती हूँ। तो बहुत पहले सोचा था कि कविता क्यों लिखती हूँ और कविता है क्या, यहीं से मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है मैं कविता हूँ। मैं कविता हूँ, तप्त तृषित क्रंदित हृदय का मैं सहारा हूँ। मैं कविता हूँ, तप्त तृषित क्रंदित हृदय का मैं सहारा हूँ। शब्दों में बंधी अलंकारों से सजी, जब मैं लेखनी की धार से बह निकलती हूँ, तो कभी समय बदल देती हूँ, तो कभी हृदय को बांध देती हूँ। मैं कविता हूँ। जब मैं लेखनी की धार से बह निकलती हूँ, तो कभी समय बदल देती हूँ, तो कभी हृदय को बांध देती हूँ। मैं कविता हूँ, तप्त तृषित क्रंदित हृदय का मैं सहारा हूँ। अगर कविता को पूछा जाए कि कविता क्या है, तो कविता मेरे हिसाब से शायद यही कहती कि मैं भावनाओं को बांधती हूँ और भावनाओं को उद्वेलित भी करती हूँ। कब से लिख रही हैं आप? बचपन से लिख रही हूँ कहूँगी तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन हाँ, बचपन से लिख रही हूँ। ये बिना समझे कि मैं कविता लिखती हूँ। लिखना अच्छा लगता था तो मैं लिखती थी। इसीलिए जब बाकायदा लिखना शुरू किया तो एक कविता बचपन को याद करके लिखा था। बचपन और तुम्हारी आंखों में मुझे अपना बचपन दिखता है। तुम्हारी आंखों में मुझे अपना बचपन दिखता है। मन करता हूँ झूम जाऊं बसंती बहार समा, छू लूं तुम्हें ऐसे कि जैसे छू लिया मेरे बचपन को। आंगन की माटी को चूम लूं तुम्हारे होठों को, जैसे चूम लिया हो मेरी माटी की बोली को। पर ऐसा कुछ कर नहीं पाती, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाती। तुम्हारी चांदी से चमकते बाल मेरी दुखती रग पर वार करते हैं। तुम्हारे चांदी से चमकती बाल मेरे दुखती रग पर वार करते हैं। पता है तुमको दर्द होता है मुझे, फिर भी पहुंचते हो तुम ताकि दर्द मेरा रिश्ता रहे। कई बार पूछा तुमको क्यों करते हो ऐसा, तुम चुप रह गए। आज लगता है मुझे तुम भी मेरी आंखों में अपना बचपन ही देखते हो। तुम भी मेरी आंखों में अपना बचपन ही देखते हो और खुद से बचने के लिए मेरी आंखों में भर देते हो रिमझिम बरसात, ताकि धुल जाए सब कुछ तुम्हारा। बड़े भोले हो तुम, बड़े भोले हो तुम। खुद से बचने के लिए खुद को ही तकलीफ देते हो तुम। फिर भी तुम्हारी आंखों में मुझे अपना बचपन दिखता है। तो वही बचपन से लिखने की ही एक इच्छा। बचपन आपका कहाँ बीता? हैदराबाद में? बनारस। बनारस में। हैदराबाद आप कब आई? 1997। उस समय आप क्या कर रही थी? स्नातक की छात्रा थी। यहाँ आकर के आपने स्नातक किया? जी। अच्छा। स्नातक से जो पढ़ाई शुरू हुई वो अब भी चल रही है। मैं शिक्षिका के रूप में सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो बनारस को आप किस तरह याद करती हैं? बनारस को मैं, यही जो कविता मैंने पढ़ी, मैं बनारस को ऐसे ही याद करती हूँ। समाया हुआ है बनारस, मतलब भावनाएं ऐसी। अगर मैं बनारस और मेरे बीच में कोई एक दीवार देख पाती हूँ तो इस तरह का, या फिर अगर जोड़ने वाली मैं कुछ चीज देख पाती हूँ तो इस तरीके से, तुम मैं और वो चांद।
मुझे अपनी खिड़की से वो चाँद, मुझे अपनी खिड़की से वो चाँद दिखाई पड़ता है तुम्हारी तरह कंक्रीटों की दीवारों में फंसा हुआ। मुझे अपनी खिड़की से वो चाँद दिखाई पड़ता है तुम्हारी तरह कंक्रीटों की दीवारों में फंसा हुआ। जाने तुम्हें अपने बरामदे से वो कैसा दिखा। पता नहीं बरामदे से तो कैसा दिख रहा है, लेकिन शिल्पी भटनागर और वर्षा शर्मा दोनों जरूर आपको देख रही हैं। नमस्कार आप दोनों को। जी। जाने तुम्हें अपने बरामदे से वो कैसा दिखा, जाने तुमने उसे देखा भी या नहीं, पर मैं तो एकटक उसे देखती रही, उसे मेरे तुम्हारे बीच का पुल समझकर। मुझे लगता है कि मैं हैदराबाद में हूँ, पर वो आसमान, वो चाँद, वो सूरज, अगर मैं कहीं नदी पर जाती हूँ, किसी तालाब में जाती हूँ तो अचानक गंगा याद आती है, तो बनारस को मैं याद करती हूँ। वो समाई हुई है मेरे भीतर, कुछ मेरी रचनाओं में। अभी कुछ दिन पहले ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने का मौका मिला, एक सेमिनार के बहाने जूम में जुड़ी थी मैं, पर वही मतलब लगा कि कंप्यूटर ही मेरा बनारसमय हो गया है। बनारस है, हर जगह पर है। अच्छा, लेकिन एक बात आप मुझे और बताइए अगली कविता सुनाने से पहले, कि मैं आपको हिंदी भाषी मान के चलूं या बांग्ला भाषी? मैं दोनों भाषाओं पर ईश्वर की कृपा से बात कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। हाँ, बांग्ला में काफी समय से नहीं लिख रही हूँ, इसलिए मेरे भीतर वो क्या कहते हैं, डर होता है कि अब हैंडराइटिंग खराब हो गई है और कुछ बहुत सारे शब्द आ गए हैं ना, शब्द परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे शब्दों को आज मैं नहीं जानती, तो मुझे खोजना पड़ता है। चूंकि हिंदी को लेकर के मैं हर रोज काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो मेरे मन में कोई डर नहीं है। आपकी जो माध्यम भाषा रही स्कूल में वो क्या थी? हिंदी। हाँ, तो चूंकि जो शिक्षा वाली परिभाषा है मातृभाषा की या प्रथम भाषा की, वो यही है कि आपकी प्राथमिक जो शिक्षा है वो जिस माध्यम से होती है वो आपकी प्रथम भाषा है। तो उस तरीके से देखा जाए तो हिंदी मेरी प्रथम भाषा है, और स्कूल में द्वितीय भाषा के रूप में मैंने बांग्ला की पढ़ाई की है। पिताजी अलग से बांग्ला की बांग्ला आपकी घर की भाषा है, माँ की भाषा बांग्ला है, मातृभाषा पितृभाषा बांग्ला है, लेकिन प्रथम भाषा हिंदी रही है। ये इस देश की जो है बड़ी रोचक सच्चाई है। और मैं इसी को अभी सीमा द्वारका जो है देहरादून से देख रही हैं, आपको उधर दीपेश शुक्ल देख रहे हैं। सभी को मेरा सादर नमन। हाँ जी, पढ़ें। कविता, क्या साथ चलोगे मेरे। चलो साथ साथ चलते हैं, तुम कहो हम सुन रहे हैं। चलो साथ साथ चलते हैं, तुम कहो हम सुन रहे हैं। अरे ये क्या, रुक क्यों गए, अभी तो चलना शुरू किया है, इतने में ही थक गए। समझ आया कुछ नसीहतों की माला बनाना आसान है। समझ आया कुछ नसीहतों की माला बनाना आसान है, कांटों की ताज पहनना जिगर की बात है। चलो छोड़ो ये सब, दो घड़ी ठहर कर गले ही लग जाओ। ना दामन बचाओ दाग के डर से कि लड़खड़ाते हैं कदम, हाथ का ही सहारा दे जाओ। कि लड़खड़ाते हैं कदम, हाथ का ही सहारा दे जाओ। ओ समझ आया तुम्हें घूरती दुनिया का डर है, हम क्या करें, मजबूर है अब दुनिया को घूर कर देखना हमारी आदत है। चलो दिल छोटा ना करो, दुनियादारी का मेला लगा है, बहुत भीड़ है, भीड़ का हिस्सा बन जाओ। ये भीड़ बहुत फायदे की चीज है, ये भीड़ बहुत फायदे की चीज है। सही को गलत और गलत को सही बनाने की ताकत इसी में है। ये भीड़ बहुत फायदे की चीज है, सही को गलत और गलत को सही बनाने की ताकत इसी में है। ये जो आपने उस समय मुझे पूछा कि हैदराबाद आकर के, और मतलब बनारस और हैदराबाद के बीच में पुल क्या है, तो हैदराबाद मेरा कर्म स्थान है, यहाँ मैंने इन सारे चीज़ों को सीखा है।
कि काम के साथ चलना, बिछड़ना, दुनियादारी जिसे हम कहेंगे, ये सब मैंने हैदराबाद में सीखा है। और बचपन को मैं कैसे जीना है ये मैंने बनारस में जाना है, सीखा है कि बचपन क्या है। दिल्ली से हमारे मित्र हैं कथाकार संदीप तोमर, और यहाँ हैदराबाद से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से राधा कृष्ण मेरियाला, वो लोग भी आपकी कविताएं सुन रहे हैं और सुनाएं आप। क्योंकि मैं स्त्री हूँ तो स्त्री विषय भी मेरा प्रिय रहा है। आप का शोध का विषय क्या था? मैत्री पुष्पा की कहानियों में चेतना और शिल्प, यह मेरे पीएचडी का विषय रहा। और मैंने एमफिल भी किया है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से ही। कथा सती सर सामाजिक यथार्थ, ये मेरे एमफिल का लघु शोध प्रबंध का विषय रहा। तो इन सारे चीजों को, जैसे सामाजिक चेतना है या फिर शिल्प है, तो इन सारी चीजों में स्त्री पक्ष आता ही रहता है, चेतनाएं आती ही है। तो स्त्री पक्ष मेरा हमेशा से ही एक विषय रहा है, पसंदीदा विषय रहा है। पर मैं उस स्त्री पक्ष को नहीं मानती हूँ व्यक्तिगत तौर पर जिसमें पुरुष से होड़ मचानी होती है। मैं थोड़ा अपने व्यक्तिगत तौर पर स्त्री विमर्श को या स्त्री को कुछ अलग रूप में देखती हूँ। स्वागत। कहाँ है तेरी पहचान, मेरा अपने आप से ही प्रश्न है शायद। कितना आसान हो गया है स्त्री का सशक्त बनना, कितना आसान हो गया है स्त्री का सशक्त बनना। भगवान को छू लिया और हो गया साकार सपना। कितना आसान हो गया है स्त्री का सशक्त बनना। अरे वाह, रुकिए भाई, आशा शैली जी जुड़ी हुई हैं। अरे बाप रे। हाँ, डॉक्टर स्वाति गुप्ता यहाँ से, प्रवीण राजू। हाँ, देखिए हमने किसी को सूचित नहीं किया, लेकिन कहाँ कहाँ इस समय आपको देखा जा रहा है। हाँ, आशा शैली जी पर तो अभी आपने कुछ लिखा भी था शायद पिछले दिनों। जी हाँ, उनकी पुस्तक मुझे प्राप्त हुई थी, आपके ही माध्यम से प्राप्त हुई थी। तो उस पर मैंने आलेख लिखा था। मैडम ने मुझे अपना आशीर्वचन व्हाट्सएप पर भेजा था, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। नहीं, आपको उनकी सारी रचनाओं को लेकर के शोध पत्र भी लिखना है। मैं अवश्य प्रयास करूंगी। चलिए जी, फिर से पढ़ें। शीर्षक स्त्री कहाँ है तेरी पहचान। कितना आसान हो गया है स्त्री का सशक्त बनना। भगवान को छू लिया और हो गया साकार सपना। जो कहते हैं स्त्री अपवित्र है, जाने कैसे वे धरा पर आए हैं। जो कहते हैं स्त्री अपवित्र है, जाने कैसे वे धरा पर आए हैं। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए स्त्री का सड़क पर उतर आना क्या जरूरी है। देखो तो आज हर विज्ञापन, सिनेमा, सीरियल में स्त्री अर्धनग्न है, पर इसे लेकर कोई स्त्री सेना बात नहीं करती है। देखो तो आज हर विज्ञापन, सिनेमा, सीरियल में स्त्री अर्धनग्न है, पर इसे लेकर कोई स्त्री सेना बात नहीं करती है। क्या ईश वंदना का अधिकार पा लेना ही स्त्री सशक्तिकरण के लिए काफी है। क्या ईश वंदना का अधिकार पा लेना ही स्त्री सशक्तिकरण के लिए काफी है, या फिर भ्रमित मानसिकता को बदलने के लक्ष्य से विमुख होकर स्त्री भी आज दिग्भ्रमित है। तो भाई, मुझे लगता है कि हम कहीं पर दिग्भ्रमित हो रहे हैं। स्त्री सशक्तिकरण के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा स्वस्थ भोजन, स्वस्थ पारिवारिक माहौल। ईश्वर को छू लेने से ही किसी भी अवस्था में शायद स्त्री सशक्तिकरण नहीं है। मैं थोड़ा प्रकृति पर आ जाती हूँ, अगर आप मुझे आदेश दें। हाँ जी, स्वागत। प्यासा सावन। आजकल भावनाएं, सावन भी वैसे नहीं बरसता है, बड़ी उमस है, और बरसने पर भी किसी के पास समय नहीं होता है कि उन रिमझिम बूंदों को देखें। कुछ सोचकर लिखा था, प्यासा सावन। हाँ। जाने इस सावन को क्या हो गया, जाने इस सावन को क्या हो गया। मेहंदी का रंग तो चढ़ा, प्रीत की खुशबू से महकना बाकी रह गया। जाने इस सावन का क्या हो गया। मेहंदी का रंग तो चढ़ा, प्रीत की खुशबू से महकना बाकी रह गया। बरसा सावन, झूले भी पड़े, कोहरे की चादर पर लिपटा,
तेरा चेहरा बार बार याद आया। क्या तूने भी मुझे वैसे ही याद किया जैसे पपीहा याद करता है अपनी प्यास को? शायद नहीं, क्योंकि तू सीप है मेरी तरह सावन के पानी से लबालब भर जाने वाला पोखर नहीं। अतल गहराई में तेरा बसेरा है जिसमें मर्यादाओं का पर्दा है। अतल गहराई में तेरा बसेरा है जिसमें मर्यादाओं का पर्दा है। तुझे पोखर से क्या लेना देना? तेरे भीतर रहने वाली मोती ही तेरी जान है। हाँ। फिर भी तेरे भीतर रहने वाली मोती ही तेरी जान है। फिर भी जब जब कोहरे के पार चमकता है तेरा चेहरा, सावन बरसी जाता है। जब जब कोहरे के पार चमकता है तेरा चेहरा, सावन बरसी जाता है। मेहंदी का रंग चढ़ ही जाता है। प्रीत की खुशबू आए ना आए, प्रीत की खुशबू आए ना आए। यादों के झरोखे से बाहर तेरे हिस्से का मोती मेरे आंचल के कोण में सज जाता है। तेरे हिस्से का मोती मेरे आंचल के कोण में सज जाता है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि आप बहुत कम आयु से लिखने लगी थी, तो घर में सबको पता था कि आप कुछ लिखती हैं या छिपा के रखती थी, चोरी चोरी लिखती थी? फाड़ देती थी सर। हाँ, अच्छा। हाँ, इसीलिए अगर उनको पता चलता तो आज मुझे लगता सब खुशी होते। हमारे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था, पर मैं ऐसा भी तो कुछ नहीं लिखती थी कि जो ना लिखने लायक हो। पता नहीं वो मन में कोई ऐसी बात थी शायद सुन करके कि जो लोग लिखते हैं वो पागल वागल होते हैं या फिर प्रेमी होते हैं। पता नहीं किससे सुना, वो भी मैं याद नहीं कर सकूंगी। तो मैं लिखती थी, उसे फाड़ देती थी। ये बड़ा पसंदीदा काम था। नहीं, अब आपके परिवार में सबको मालूम है कि आप लिखती पढ़ती हैं। क्या प्रतिक्रिया या कैसा आपका स्वागत है घर में बहुत बढ़िया लेखन का आपके? मतलब मेरे पिताजी तो मैं उनके लिए संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हूँ। चलिए, अच्छी बात है, वो बात भी सही है। ये तो है। मम्मी भी खुश होती है। मेरी बेटियां पढ़ती हैं। हाँ। पतिदेव को पढ़ के सुनाना पड़ता है क्योंकि उन्हें हिंदी उतनी समझ नहीं आती है, तो उनको पढ़ के फिर समझाना ये बोझिल काम है, इसलिए मैं उसमें जाती नहीं हूँ। पर उन्हें अच्छा लगता है। मतलब उन्होंने आपकी किताब चुपके चुपके छपवा दी और आप उन्हें ये कह रही हैं कि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती। हम नहीं मान सकते। वो खुद ही कहते हैं कि मैं उस गहराई पर नहीं जा सकता। जैसे आप अगर मेरी चीजों को सुन रहे कुछ समझ रहे हैं, कोई अर्थ निकालेंगे, वो कहते हैं कि मैं इसमें नादान हूँ, तो मुझे तुम पढ़ो और तुम खुद ही समझाओ। अपनी कविता खुद पढ़ो, खुद क्या समझाओ। चलिए, ठीक है, स्वागत है, आगे पढ़िए। जी, कुछ मुक्तक है। हाँ। आसमान का आंचल रुई का गोला, चांद तन्हा, आसमां से चमकता शहर तन्हा भी नहीं। आसमान का आंचल रुई का गोला, चांद तन्हा, आसमां से चमकता शहर तन्हा भी नहीं। सिमट जाते हैं जज्बात यूं ही आहिस्ता आहिस्ता, सिमट जाते हैं जज्बात यूं ही आहिस्ता आहिस्ता। कली ज्यों फूल बन फिर जाती है मूर्छा, कली ज्यों फूल बन फिर जाती है मूर्छा। ये एक मुक्तक लिखा था। ये जब मैं प्लेन से पहली बार हवाई यात्रा कर रही थी तब लिखा था, मुझे याद है। बहुत डर लग रहा था, तो उस समय एक टैग दिया था उन्होंने, वो टिश्यू पेपर दिया था एक्चुअली, उस पर मैंने इसी तरीके से लिखा था अपना ध्यान भटकाने के लिए। तू ही बता आसमां, एक और मुक्तक। तू ही बता आसमां, इस सफर की मंजिल क्या है? तू ही बता आसमां, इस सफर की मंजिल क्या है? माना तेरे आंचल का सहारा है, माना तेरे आंचल का सहारा है। छिल रहा है रोम रोम, पता है तुझे भी दर्द ये लाइलाज है, पता है तुझे भी दर्द ये लाइलाज है। बढ़िया। सुपर्णा जी, ये हमारे हैदराबाद में
कविता का बड़ा अच्छा वातावरण है। हिंदी कविता का लोग ऐसा समझते हैं और यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी कविता की गतिविधियाँ होती रहती हैं और कई संस्थाएं तो ऐसी हैं जो मुख्य रूप से या विशेष रूप से महिलाओं को सामने लाने के लिए या महिलाओं द्वारा संचालित हैं, लेकिन आप बहुत कम दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों? क्या आपकी जो अन्य जिम्मेदारियां हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपकी अनुपस्थिति के लिए, या आपके स्वभाव की कोई इसे मैं विशेषता समझूं? सबसे पहली बात ये मेरे स्वभाव का दोष है। क्या? अगर मतलब अब आपने कहा कविता पाठ करना है तो मैं गुरु का आदेश को ना नहीं कह सकती, इसलिए मैं बैठ गई हूँ और मैं सुना रही हूँ। अच्छा लग रहा है, अवश्य ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अंदर से कितनी डरी हुई हूँ। इतने सारे लोग सुन रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या लिखा, मैं क्या पढ़ रही हूँ। अच्छा लग रहा है ये अलग चीज है, पर मैं डरी हुई हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत डर है, मैं कहीं भी काव्य पाठ करने नहीं जाती हूँ। दूसरी बात, हाँ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ रहा। अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ या फिर कहीं और नहीं जाती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बिल्कुल मैं पहुँच सकती हूँ, मेरी जिम्मेदारियां कभी इस बीच में नहीं आती हैं, लेकिन मैं डरती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ। बहुत शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए। आप अपने पहले कविता संग्रह के प्रकाशन के बारे में कुछ बताइए मुझे। पहली कविता संग्रह है मेरी अनुभूति। क्योंकि मुझे आपसे ये शिकायत है कि पुस्तक छपने के बाद आपने मुझे उसके बारे में बताया था, हाँ, जबकि पूरे हैदराबाद में सब लोग मुझे पहले से बता देते हैं कि हमारी अमुक पुस्तक आने वाली है, और सुपर्णा मुखर्जी ने जो है ये बात छिपा करके रखी थी। ये शिकायत मुझे है। जी सर, बिल्कुल आपने सही शब्द कहा, मैंने छिपाया, और सिर्फ आपसे नहीं, मैंने सबसे छिपाया, घर परिवार सबसे छिपाया। 2019 में अनुभूति आई। मुझे नहीं पता था कि अनुभूति पुस्तक ऐसी बनेगी। ये मेरे भीतर का डर, संकोच और ऐसा सपना भी नहीं था कि अनुभूति की पुस्तक ऐसी दिखेगी। 2019 में भी इतना ज्यादा, अगर मैं याद करूं तो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। एक उस समय मेरे हाथ में स्मार्टफोन आया था और मुझे जो हमारे जयकांत मिश्रा जी, मैं याद नहीं कर पाती हूँ कि मैंने अचानक उनके साथ क्यों बात की थी। मैं बिल्कुल उस घटना को याद ही नहीं कर पाती हूँ कि पहली बार मेरी उनके साथ बात क्यों हुई थी और उन्होंने क्यों मुझे कहा कि हम लोग पुस्तक छापना चाहते हैं। मेरी एक डायरी हुआ करती थी, वो मेरे बचपन की डायरी थी, जो मैं अभी कह रही थी कि बचपन वो बनारस से हैदराबाद आई, बीच में हम लोग दिल्ली में थे पापा के पोस्टिंग की वजह से, वहां भी मेरे साथ थी। पापा ने मुझे वो डायरी दी थी, पापा के ऑफिस से डायरी मिलती थी तो वो मुझे देते थे। तो वो एक डायरी थी जो मेरे साथ लगातार यात्रा में थी। शादी के बाद मैं ससुराल गई, उस डायरी के पन्ने फट रहे थे सर, और उसमें बड़ी सारी कविताएं उस समय तक मैं लिख चुकी थी। मैं चाहती थी कि उन कविताओं को मैं कहीं पर ऐसे कर दूं कि वो डायरी कहीं खो न जाए। मेरे साथ कैसे बात हुई, मैंने कितना प्रयास किया कि याद करूं कि मैं जयकांत मिश्रा जी को कैसे जानती हूँ, मुझे याद ही नहीं आता है। पर उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग पुस्तक छाप रहे हैं, आपके पास कुछ है तो दीजिए। मेरे पास तब थी कविताएं बिना शीर्षक के। अगर इस पुस्तक को कोई भी अनुभूति को अगर कोई हाथ में लेंगे तो वो उनको दिखाई देगा कि इस पुस्तक में नंबर से कोई शीर्षक नहीं। 136, 135, 136 कविताएं, लेकिन उनका कोई शीर्षक नहीं, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि शीर्षक के साथ मैं पुस्तक को प्रकाशित करूंगी। जब मुझे जयकांत मिश्रा जी ने कहा कि शीर्षक दीजिए, उस समय तक प्रकाशन का कार्य समाप्ति की तरफ था और मुझे 2 दिन का समय मिला था सोचने के लिए। मैंने कहा सर, मैंने तो इतना कुछ सोचा नहीं, आप नंबर के साथ ही छापिए। ये है पहली पुस्तक की कहानी इस प्रकार से। फिर उन्होंने कहा दिल्ली आना पड़ेगा, तो हम लोग कलकत्ता गए थे दुर्गा पूजा के लिए, बाई रोड कलकत्ता से हम लोग दिल्ली गए। वही जो आपने कहा जयदीप ने छपवाई, यही उनका योगदान है, उन्हीं का योगदान है, इसीलिए ये आई है। उन्होंने कहा कि सबको बता के चलो, बहुत गंदा लगेगा ये सेंटेंस। उन्होंने कहा कि बाद में परिवार को पता चलेगा, हमारे जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, या फिर सर को भी पता चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई तो समारोह होगा, ऐसे कोई नहीं बुलाता है।
मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तुम आओगी तो पुस्तक मिल जाएगी, तो हम जाएंगे, पुस्तक लेंगे, चले आएंगे। और हंसराज कॉलेज में समारोह हुआ, तब मुझे पुस्तक की प्रतियां मिली थी, 50 या 60 प्रतियां मुझे मिली थी। तो मतलब इस प्रकार से लोकार्पण हुआ। तो हाँ, मैंने छिपा के रखी थी सर। जयकांत मिश्रा जी ने मुझे कहा किसी से संदेश लिखवाना है, नहीं मेरे लिए कौन संदेश लिखेगा, मैं तो बिल्कुल किस तरीके से छिपाया जाए, मैंने हर वो प्रयास किया कि ये छिप जाए। पर जब पुस्तक हाथ में आई तब मैं पहले आपके पास आई थी और सबको मैंने दिखाया, घर में भी। तो सबने कहा तुम चली गई, बताया नहीं। हाँ, सब क्यों खराब लगा, चली गई और कुछ बताया नहीं, पुस्तक आ रही। ये है कहानी इस पुस्तक की। तो इसकी कुछ आप अपनी प्रिय रचनाएं पढ़ें। पिता को लेकर के मैंने एक कविता लिखी थी। पिता वह इंसान है जो अनुभूति में छपी हुई है। पिता को लेकर के अनुभूति के लिए नहीं लिखा था, अपने पापा को मतलब याद करके कि पापा कैसे होते हैं, पापा के साथ मेरा संबंध कैसा है। पिता वह इंसान है जो बहुतों बार घर के हर कोने में अपने को मिसफिट पाता है। मिसफिट मतलब पिता वो इंसान है जो बहुतों बार घर के हर कोने में अपने को मिसफिट पाता है। बच्चे गुस्सैल, जिद्दी, कंजूस नाम से भी पिता को सुशोभित करते हैं। लेकिन यौवन के दहलीज पर खड़ी कन्या अपने सपनों के राजकुमार में पिता के चेहरे को खोजती है। वाह। लेकिन यौवन के दहलीज पर खड़ी कन्या अपने सपनों के राजकुमार में पिता के चेहरे को खोजती है। पिता से लड़ने वाला बेटा पिता के जूते को अपना खजाने का अनमोल रतन समझता है। सुबह निकलकर थके हारे देर शाम ढले घर आने वाले पिता के साथ बच्चों का कितना अजीब अटूट रिश्ता है। फिर से पढ़ दीजिए। देर शाम ढले घर आने वाले पिता के साथ बच्चों का कैसा अजीब अटूट रिश्ता है। ये है पिता। और माँ सिर्फ माँ होती है। माँ सिर्फ माँ होती है। माँ अपने बच्चों की माँ होती है। बट जाती है माँ, थक जाती है माँ, फिर भी अपने प्यार का बंटवारा नहीं कर पाती है माँ। किसी और के अच्छाई को अनदेखा कर जाती है, अपने कलेजे के टुकड़ों का छल सह जाती है। किसी और के अच्छाई को अनदेखा कर जाती है, अपने कलेजे के टुकड़ों का छल सह जाती है। न कोई रात उसका होता है, न कोई दिन उसका होता है, फिर भी घर संसार की माला जपती रहती है माँ। सबके पैरों के नीचे जमीन देने वाली, अपने आसमान को भी सर उठाकर देखने का समय नहीं निकाल पाती है माँ। ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण प्राणी होते हैं किसी भी बच्चे के जीवन में, और मेरे जीवन में तो है ही। आप कब मजबूर होती हैं कविता लिखने के लिए? मजबूर कहूँ या हाँ, मजबूर ही कहना चाहिए शायद। मतलब मेरा बहुत मन करता है, इसे मैं कैसे परिभाषित करूँ पता नहीं। हाँ, जैसे लोगों को बहुत भूख लगती है, बहुत नींद आती है, वैसा कोई एक मौका ऐसा होगा, हर दिन नहीं, वो साल में एक बार भी हो सकता है, महीने में एक बार हो सकता है, पर उस समय मुझे लिखना ही है। वो कुछ एक ऐसा पल होता है जब मैं मजबूर होती हूँ। नहीं वही तो, वो क्या स्थितियां हैं जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? मैं इसे दूसरे रूप में ऐसे कहूँ, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख, या फिर बहुत ज्यादा इस दुनियादारी का नाटक। हाँ, तो ये इस तरह की मुझे तीनों तरह की रचनाएं आप बताइए। बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख और दुनियादारी का नाटक। अच्छा, ये बहुत ज्यादा दुख एक है घटना जब बहुत ज्यादा दुख में मैंने लिखा था। हाँ, नहीं पृष्ठभूमि बताने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि उससे कविता सीमित हो जाती है। हाँ, पाठक या श्रोता को जो है खुला छोड़ देना चाहिए, रचना उसके तरफ हमने भेज दी, वो उसका चाहे जो अर्थ लगाए। जी पढ़ें। ये भी अनुभूति में है और कविता नंबर 58 है, 58। शीर्षक तो मैंने अभी तक नहीं दिया। जीवन मृत्यु के सीमा से दूर, जीवन मृत्यु के सीमा से दूर, सुख दुख के बंधन से मुक्त। जीवन मृत्यु के सीमा से दूर, सुख दुख के बंधन से मुक्त, राग विराग के जाल से मुक्त। हे मेरे प्रिय, कैसे इतने निर्लिप्त हो गए तुम। तो चाहत ही बंधनों की, तुम तो सपनों को आकार देने वाले शिल्पी थे। तुम्हें तो चाहत ही बंधनों की, तुम तो सपनों को आकार देने वाले शिल्पी थे। कैसे तुमने अपने एकांतवास का सपना देखा। कैसे तुमने अपने एकांतवास का सपना देखा। जिन आंखों ने कभी लगाया नहीं काजल, उन आंखों ने कैसे देखा स्वर्ग का सपना। जिस मन को प्रेम था इंद्रधनुषी रंगों से, उस शिशु से कोमल मन ने क्यों चाहा चिता की अग्नि। जीवन मृत्यु के सीमा से दूर, सुख दुख के बंधन से मुक्त, राग विराग के जाल से मुक्त। हे मेरे प्रिय, कैसे इतने निर्लिप्त हो गए तुम। ये बहुत ज्यादा दुख में ही मैं थी तब मैंने लिखा था। अच्छा, आपने उस समय पूछा था मुझे बनारस को मैं कैसे देखती हूँ। हाँ, कितना सुंदर दृश्य है, सुख भी मैं कह सकती हूँ। हाँ हाँ, कितना सुंदर दृश्य है, हिमालय के शिखर पर बैठे शिव हैं। हाँ, कितना सुंदर दृश्य है, हिमालय के शिखर पर बैठे शिव हैं। जटा मध्य गंगा है, शशि की किरणें उन पर गिरती है। जटा मध्य गंगा है, शशि की किरणें उन पर गिरती है। यह पार्वती के मिलन की रात्रि है। सती के अतृप्त इच्छा के पूर्ण होने की यह रात्रि है। प्रेम बिना तो शिव भी शव है, यही तो शिवरात्रि का सार है। बहुत। बनारस और शिवरात्रि, बनारस और सुख, ये तो मैं 4 साल की थी सर, तब से मैं शिवरात्रि करती हूँ। मतलब वो जो लोग कहते हैं कि शिव जी की पूजा करने से पति मिलते, ये सब नहीं, पापा आत्मनिष्ठ बनाने के लिए शिव पूजा करवाते थे। अरे वाह। तो ऐसा भी नहीं कि निर्जला या कुछ, पर 4 साल की उम्र में सब कहते घर के लोग कि मैंने शिव पूजा की है। अरे वाह। करवा देते हाथ पकड़। हाँ। और नाटक पर पता नहीं नाटक शब्द ठीक है या नहीं, पर हाँ। आराम से बैठी चिड़िया तो लगा कि पंख भारी हो गए। अनुभूति की 83 कविता है। आराम से बैठी चिड़िया तो लगा कि पंख भारी हो गए। ये क्या नया रोग लगा सोचकर वैद्य के पास भागी। ये क्या नया रोग लगा सोचकर वैद्य के पास भागी। तब पता चला उसे पंख भारी नहीं, दिमाग भारी हो गया था उसका बैठकर। तब पता चला उसे पंख भारी नहीं, दिमाग भारी हो गया था उसका बैठकर, क्योंकि अनजाने ही उड़ना उसका कर्म धर्म बन गया था। वाह। क्योंकि अनजाने ही उड़ना उसका कर्म धर्म बन गया था। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं सर। मैं बहुत लंबी कविताएं नहीं लिख पाती हूँ, वो जो मन में भावनाएं आती हैं लंबी लिखती हूँ, पर मेरे पास बहुत लंबी कविताएं नहीं है। ये भी एक मेरा डर है कि मैं कभी मतलब कहीं कविता पाठ करने जाऊंगी, मेरी कविता तो समाप्त हो जाएगी, मैं तो बहुत देर तक पाठ भी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि वो पाठ करने के लिए लिखती नहीं हूँ सर। हाँ, मन की भावनाएं व्यक्त करना और आराम पाना, मैं वो कुछ देर लिख लिया तो बड़ी शांति मिलती है। इस वीडियो को जो कोई भी कभी भी देखे, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? आप सबने मुझे अपना अनमोल समय दिया, सर ने आप सबके नाम पढ़ के मुझे सुना है, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत 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 आभारी हूँ। और सर मेरे मन के डर को बाहर निकाल करके सुपर्णा आज आपको कविता। प्रोफेसर देवराज को जानती हैं ना? जी सर। बेहतर, बहुत बढ़िया तरह से जानती हैं। जी सर, जी सर। प्रोफेसर देवराज, जिन्हें माँ कहते हैं,
शशि अग्रवाल जी, वो इस समय अभी ऊपर आई हैं, हाँ, तो हमें आशीर्वाद दे रही हैं। नमस्कार मैम, मेरा चरण स्पर्श समझिए। मैं बहुत दूर से बैठ कर के आप मुझे सुन रही है। यही मेरे लिए आज के दिन का क्या, ये मेरे लिए मेरे जीवन का सर्वोत्तम पल है। मैं बहुत ज्यादा शब्दों में आप सबके लिए कुछ नहीं कह सकूंगी। आप सभी को मेरा नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका सर, आपने इतना बड़ा होटल मुझे दे दिया। चलिए ठीक है, प्रसन्न रहें आप। जी।